यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में पिछले वीडियो के बाद भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भूमिगत जल के जो अपरदनात्मक जो कार्य थे या स्थलाकृतियाँ हैं, उन स्थलाकृतियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें जो कुछ स्थलाकृतियों के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने देखा है, आज उसके आगे के पार्ट के रूप में ही अपन जो देखेंगे कि कौन कौन सी जो स्थलाकृतियाँ जो शेष रह गई हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन ने जो देख लिया था, जैसे लेपिज वगैरह, उसके बाद में अपन ने देख लिया था गोल रंध्र, विलियन रंध्र, और तो उसके बारे में जो डोलाइन और युवाला तक अपन आ गए थे। तो युवाला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो युवाला जो है वो युवाला के लिए सामान्यतः क्या जो किस प्रकार से इसकी रचना होती है या संरचना का जो विकास होता है, तो युवाला के लिए हिंदी में प्राय सकुंड शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और युवाला का निर्माण कई रूपों में होता है और निरंतर गोलीकरण के फल स्वरूप ये जो होता है वो कई निरंतर गोलीकरण यानी जो घुलनशील जो कार्य है जो जल द्वारा, तो गोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृहत्ताकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को ही युवाला कहा जाता है। यानी कई डोलाइन जो आपस में मिल जाते हैं, विस्तृत होकर के बड़े गर्त का निर्माण कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, युवाला कहा जाता है। इसका निर्माण ऊपरी छत के ध्वस्त हो जाने पर भी होता है। असंख्य गोल रंध्र भी विस्तार के कारण यानी असंख्य गोल रंध्र भी विस्तार के कारण परस्पर मिलकर युवाला का निर्माण करते हैं। यानी ऐसे भी हो सकता है दूसरे रूप में ऐसे। इन्हें संयुक्त या मिश्रित गोल रंध्र भी कहा जाता है। युवाला की व्यास 1 किलोमीटर तक, यानी इसकी जो व्यास होती है वो 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है, 1 किलोमीटर तक भी मिलती हैं। युवाला इतने विस्तृत होते हैं कि इनमें धरातलीय नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, यानी वो उसमें समाहित हो जाती हैं मिल करके। वो वहाँ जैसे युवाला के वहाँ जाएगी और वहाँ से वो भूमिगत हो जाएगी और वो लुप्त हो जाएगी, जिससे उनकी धरातलीय घाटियाँ सूख जाती हैं। छोटे छोटे युवाला को जामा की संज्ञा प्रदान करती है, और छोटे छोटे जो युवाला होते हैं उसको क्या कहते हैं, जामा। ठीक है, जामा जो है वो जो है ऐसा कहा जाता है इसको, छोटे छोटे युवाला को। जामा की गहराई 100 मीटर तक मिलती हैं। युवाला की दीवारें प्राय खड़ी होती हैं जो कि ऊपरी सतह से संलग्न होती हैं, और युवाला की तली में प्राय कांप मिट्टी का निक्षेप मिलता है। इसमें जो है निक्षेप जो मिलता है वो कौन सी मिट्टी का मिलता है, कांप मिट्टी का मिलता है, ये ध्यान रखना है अपने को। परंतु तली का फर्श समतल ही होता है, यानी जो तली होती है उसकी युवाला की वो क्या होती है, फर्श जो होती है वो समतल ही होती है। अगली जो स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृति वो है पोलिये। पोलिये जो है इसको पोल्जे के नाम से भी जाना जाता है या राजकुंड के नाम से भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो पोलिये को हिंदी में राजकुंड के नाम से जाना जाता है। हिंदी में जो पोलिये को क्या कहते हैं, राजकुंड के नाम से भी जाना जाता है। अभिहित यानी जो क्रिया है, यानी ये जो अभिजित किया जाता है, युवाला से भी अधिक विस्तृत कई गर्तों को, यानी युवाला से भी जो बड़ा जो गर्त हो जाता है या विस्तृत गर्त जो हो जाते हैं उसी को पोलियो के नाम से जानते हैं। यानी धीरे धीरे जो है जैसे पहले जो है कौन सी स्थलाकृति बनी, उससे ही आगे से आगे निरंतर जो उन्हीं का विकास धीरे धीरे जो बड़ा गर्तों के रूप में होता जाता है, तो उसी से नई स्थलाकृति का निर्माण या उसको अलग नाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि वो कोई अलग से उस स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, इसमें जो है वो धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा है, तो उसका नाम में परिवर्तन हो रहा है या नाम चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, अब जो ये जो है यानी इनके निर्माण में जो है या इनके निर्माण के विषय में विद्वानों की एक मत नहीं है, यानी मतैक्य नहीं है। इसकी तली या फर्श समतल होती हैं तथा दीवारें खड़ी होती हैं। इसके निर्माण के विषय में ऐसा बताया जाता है कि लाइमस्टोन शेल वाले क्षेत्र में नीचे की ओर भ्रंशित तथा अवलित भागों में घुलन क्रिया द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाने पर पोलिये का निर्माण हो जाता है। यानी पोलिये का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, यानी लाइमस्टोन शेल वाले जो क्षेत्र में नीचे की ओर
भ्रंशित तथा अववलित भागों में घोलन क्रिया द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाने पर पोलियो का निर्माण हो जाता है। देखने में युवाला तथा पोलियो एक समान लगते हैं, परंतु ये जो है आप जो टोटल जो स्थलाकृति हैं इसको अपने को क्या है अपने नोटबुक में जरूर बनाना। जैसे ये गोल रंध्र, विलियन रंध्र, डोलाइन, युवाला, ठीक है, ये जो है इन सब की जो ये फिर पोल्जे या पोलियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अलग अलग जो है स्थलाकृतियाँ किस प्रकार से धीरे धीरे विलियन रंध्र, गोल रंध्र और ये जो लेपिज से होते हुए ये धीरे धीरे इनका विकास होता है। तो ये अपने को अच्छे से अपने नोटबुक में जरूर बनानी है। ये उत्पत्ति तथा आकार की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अंतर होता है। युवाला का क्षेत्रफल कुछ एकड़ तक ही होता है। युवाला का जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ यानी सीमित यानी बहुत छोटा छोटा होता है पोलियो से, परंतु पोलियो का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र, जो पश्चिमी बाल्कन जो क्षेत्र है यूरोप में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे का सर्वाधिक विस्तृत पोलियो सिवनो पोलियो, जिसकी गहराई 40 मील या 64 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 से 7 मील या 5 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तक है। जो चित्र में आप देख सकते हो, आगे जो चित्र आएगा, ठीक है। काष्ठ प्रदेश की घाटियाँ, अब जो है अगली जो स्थलाकृति है वो अपरदनात्मक स्थल रूप में वो है काष्ठ प्रदेश की घाटियाँ। वो घाटियाँ जो हैं वो कौन सी है, तो काष्ठ प्रदेश की जो घाटियाँ हैं उस घाटियों का भी विकास होता है। जैसे क्षैतिज स्तर वाले या कुछ झुके हुए स्तर वाले चूने के क्षेत्र में ऊपरी सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार के रंध्र या छिद्र वाले स्थल कुंड को काष्ठ मैदान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, काष्ठ मैदान। इस प्रकार काष्ठ मैदान पर धरातली अपवाह द्वारा तरह तरह की गौण घाटियाँ तथा स्थल रूपों का विकास हो जाता है, परंतु इन सभी घाटियों का संबंध गोल रंध्र या विलियन छिद्र से अवश्य होता है। इनमें से निम्न स्थल रूप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो कौन सा है, पहला जो है वो है दस्ती निवेशिका। दस्ती निवेशिका जो है यानी सिंकिंग क्रैक्स, ये यानी काष्ठ मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक गोल रंध्र, ये जो होते हैं वो काष्ठ मैदान या चूने के प्रदेश वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं होते हैं सामान्यतः। तो काष्ठ मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक गोल रंध्र या छिद्र होते हैं कि समूची सतह पर एक छलनी के समान जो दिखती हैं, जिसके गोल छिद्र कीप का कार्य ये करते हैं। यानी कीप के जिसके अंदर जैसे पानी डाला जा सकता है उसके अंदर, तो इस प्रकार कीप का कार्य ये करते हैं। जबकि छिद्रों या विद्रों से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उसे दस्ती निवेशिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, दस्ती निवेशिका। यानी जब छिद्रों या विद्रों से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, दस्ती निवेशिका। तथा जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे सिंक के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं, सिंक के नाम से जाना जाता है। और जहाँ से जो है जिन छिद्रों से होकर के नदी का जल जो नीचे जाता है उसको क्या कहते हैं, दस्ती निवेशिका कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग जो नाम है उनको नामकरण वो आपको ध्यान रखना है। नदी का जल प्राय विलियन छिद्र से ही अदृश्य होता है तथा यह एक सिंक बिंदु दिखाई दे पड़ता है, परंतु कुछ सरिताओं का जल उसकी तली में स्थित कॉप से या कीप से होकर अदृश्य हो जाता है, जिससे सिंक दिखाई नहीं पड़ता है। छोटी नदियों का जल एक ही विलियन छिद्र द्वारा अदृश्य हो सकता है। यानी छोटी जो नदियाँ हैं उसका जो है वो विलियन छिद्र द्वारा भी अदृश्य हो सकता है, जबकि लंबी नदियों का जल कई विलियन छिद्रों से होकर नीचे प्रविष्ट होता है। वो एक विलियन रंध्र से होकर प्रवेश नहीं कर सकता है, वो यानी अनेक विलियन रंध्रों से होकर के वो प्रवेश करता है। अब जो अगली जो घाटी जो है वो दस्ती निवेशिका के बाद में अंधी घाटी, यानी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहते हैं कि ये जो स्थलाकृति अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली वो कौन से अपरदनात्मक कार्य का जो एग्जाम्पल है। तो भूमिगत जल के द्वारा ही ये अपरदनात्मक कार्य से निर्मित होती हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ब्लाइंड वैली इंग्लिश में इसको कहते हैं। जिस स्थान पर
सिंक या जिस स्थान पर नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है उसके आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क रहती है। उसके आगे जो जल जो है वो प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि वो उस छिद्र से या सिंक से अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उसके आगे सतह पर जो नदी की घाटी जो शुष्क रहती है, क्योंकि इसका प्रयोग नदी अपने प्रवाह मार्ग के लिए इसलिए नहीं करती हैं कि इसका जल सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है। अतः ऊपरी जो शुष्क भाग को ही शुष्क नदी कहा जाता है। ऊपरी जो शुष्क जो भाग है उसी को क्या है, शुष्क नदी तल कहते हैं। बाढ़ के समय जब क्या है अधिक वर्षा होती है, तो बाढ़ के समय जब अधिक जल हो जाता है तब विलयन छिद्र समस्त जल को सतह के नीचे पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो इस शुष्क तल पर अल्पकालिक प्रवाह होने लगता है, अन्यथा ये शुष्क ही रहता है। जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती हैं तो तथा वहाँ स्थित जब एक लंबे समय तक ये स्थिर रहती हैं तो सिंक के ऊपर सिंक के या अर्थात सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर जो है नदी अपनी घाटी को काष्ठ मैदान से अधिक नीचा कर लेती है। यानी वो जो होता है वो काष्ठ मैदान से अधिक नीचा कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर ही समाप्त हो जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अंधी घाटी या शुष्क घाटी या ब्लाइंड वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तीसरी जो है वो है काष्ठ घाटी या गोल घाटी। ये कैसी होती है तो इसको अपन देख लेते हैं। काष्ठ घाटी या गोल घाटी अपन ने पहले देखा है अंधी घाटी, उसके बाद में जो दूसरी अगली जो तीसरी जो सलाह करती हैं वो जो है काष्ठ घाटी या गोल घाटी। अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं तथा अपनी चौड़ी तथा यू आकार की घाटी का निर्माण कर लेती हैं। इन घाटियों को गोल घाटी या काष्ठ घाटी कहते हैं। इनका रूप अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे कि जल का आयतन कम हो जाता है तो शेष जल विलयन रंध्र द्वारा नीचे चला जाता है। ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, काष्ठ घाटी या गोल घाटी। एक बार और बता देता हूँ। अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं तथा अपनी चौड़ी तथा यू आकार की घाटी का निर्माण कर लेती हैं और इन घाटियों को गोल घाटी, ये जो भी घाटियाँ होती है उसको क्या है, गोल घाटी या काष्ठ घाटी कहते हैं। इनका रूप अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे ही जल का आयतन कम हो जाता है तो शेष जल जो है विलयन रंध्रों द्वारा नीचे चला जाता है, यानी भूमिगत हो जाता है। अब जो है दूसरी है कंदरा या गुफा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी केव भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। भूमिगत जल की अपरदनात्मक यानी अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं काष्ठ प्रदेश में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में मानी जाती हैं। कंदराएं ऊपरी तरह के जो ऊपरी तल के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में ये होता है, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया द्वारा तथा अपघर्षण द्वारा होता है या होती हैं। इनका रूप तथा आकार भिन्न भिन्न होता है। छोटे आकार से लेकर के वृहत्ताकार, छोटे आकार से लेकर के यानी बड़े बड़े यानी वृहत्ताकार कंदराएं देखने को मिलती हैं। कुछ कंदराएं कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में भी ये होती हैं। वास्तव में ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा कहलाता है। यानी भूमिगत जो ऊपर जो है सतह होती है और उसके अंदर जो खोखला जो भाग होता है, बीच में जो कोई स्थान यानी यहाँ पे मिट्टी या वगैरह या चट्टानें नहीं होती हैं, जो खोखला जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, कंदरा कहा जाता है। और ये सामान्यतः चूर्णा प्रदेश वाले क्षेत्रों में सामान्यतः देखने को मिलती हैं। यानी वास्तव में ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा होता है। यह आवश्यक नहीं है कि कंदराओं के अंदर जल प्रवाह हो, यानी ये भी जरूरी नहीं कि वहाँ पे जल प्रवाह हो। अनेक शुष्क कंदराओं के उदाहरण भी मिलते हैं। कंदराओं का जो निर्माण है वो लाइमस्टोन के अलावा अन्य चट्टानों में भी होता है, यानी जरूरी नहीं कि चुना प्रदेश वाली जो चट्टानें हो। उदाहरण के लिए जैसे ऊपरी सतह के नीचे लावा कंदरा तट के पास गहराई या सागरीय लहरों द्वारा ये उत्पन्न कंदरा या बालू का पत्थर की चट्टान में अपक्षय द्वारा संधियों के विस्तार से निर्मित कंदराएं। परंतु यहाँ पर कंदरा का जो तात्पर्य है वो है मात्र एक काष्ठ प्रदेश की या
चूने की चट्टान के क्षेत्र में निर्मित कंदरा से ही है। यानी जो दूसरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो अपन अध्ययन कर रहे हैं वो काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृतियों के बारे में करते हैं। तो परंतु यहाँ का जो कंदरा का तात्पर्य है वो है मात्र काष्ठ प्रदेश में या चूने की चट्टान के क्षेत्र में निर्मित कंदरा से ही है। अत्यधिक विस्तृत अध्ययन के लिए अपन जो आगे के जो है आप इसका अध्ययन बुक में आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्लसबर्ग कंदरा इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो ये आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे भारत में जो है बिहार के रोहतास पठार में भी इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे गुप्त धाम कंदरा, मध्य प्रदेश के जो है बस्तर जिले में कटुम्बसर, जो चित्रकूट में सतना जिले में भी है गुप्त गोदावरी आदि जो है ये कंदरा है वो एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। तो ये जो है आज जो है अपन ने अपरदनात्मक स्थल रूप देखा है, भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित होते हैं। आगे के जो है स्थलाकृतियाँ जो है निक्षेपात्मक, वो अपन आगे के वीडियो में देखेंगे, या परिवहन के द्वारा जो होता है, ठीक है। धन्यवाद।